अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने बी का फ्री डेमोन्स्ट्रेशन रखा है, बी इंग्लिश का, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी। अ, पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैं आप लोगों को पहले सेशन में भी समझा चुकी हूँ। आज मैं थोड़ा सा उसका रिव्यू आप लोगों को फिर दूंगी। जो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट सेशन नहीं अटेंड किया था या जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी, वो इस सेशन में भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। बी का जो सिलेबस है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, वैसे तो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए भी यही है, लेकिन आजकल रेगुलर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इस वजह से मैं रेगुलर स्टूडेंट्स का बता रही हूँ। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो बी का सिलेबस है उसमें पार्ट वन और पार्ट टू, बाज बच्चे पार्ट वन अलहदा देते हैं, बाज बच्चे पार्ट वन और पार्ट टू इकट्ठा देते हैं। अब पार्ट वन अगर आप अलहदा देते हैं तब भी आपको यही बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, अगर पार्ट वन और पार्ट टू आप इकट्ठा देते हैं तब भी आपको यही बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो इससे इसमें कोई सिलेबस में चेंजिंग नहीं होती, चाहे आप सप्लीमेंट्री में दें, चाहे आप कंपोजिट में दें, चाहे आप सेपरेटली दें, जिस भी तरीके से पेपर पैटर्न भी सेम रहता है और आपका सिलेबस भी सेम ही रहता है। इसमें आपकी दो बुक्स होंगी, जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी की होगी और एक पोइट्री की होगी। बाकी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन कर दी है कि जब भी आप आंसर लिखेंगे वो आपका 150 to 200 वर्ड्स का होना चाहिए। अगर आप शीट्स के हिसाब से देखें तो आपकी एक शीट, जैसे हम शीट, एक शीट सिंगल शीट होती है, उसकी 4 साइड्स होती हैं, तो एक क्वेश्चन आपका 3 to 4 साइड्स पे कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम 3, मैक्सिमम 4 शीट। उसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, मार्कर का प्रॉपर यूज होना चाहिए, कोटेशंस प्रॉपर ऐड होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत अच्छी होनी, बहुत अच्छी चलिए मैं नहीं कहती, लेकिन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका पेपर नीट लगे, कम से कम रफ ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो हैंड राइटिंग पे अपनी तवज्जो नहीं देते, जबकि ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। अगर आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं होगी, आपके स्पेलिंग एग्जामिनर को सही तरीके से समझ नहीं आएंगे, तो वो आपको मार्क्स वैसे नहीं देगा। जैसे आप एक समझ लें, आपका पेपर ऐसा होना चाहिए कि जब कोई खोले ना तो उसे वो पेपर अच्छा लगे, तो उसका दिल करे कि इस पेपर को मुझे चेक करना चाहिए। नेक्स्ट जो है, मैं आपको पेपर पैटर्न का बताती हूँ। इसमें आपके तकरीबन 5 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका पोइम और वन एक्ट प्ले से रिलेटेड। फर्स्ट पोइम का जो क्वेश्चन, पोइम और वन एक्ट प्ले का इस तरह से होगा कि 3 स्टेंजास दिए जाएंगे पोइम में से, पोइम की बुक में से, और 2 स्टेंजास दिए जाएंगे वन एक्ट प्ले में से। टोटल आपके 5 स्टेंजास होंगे, यानी पोइम की लाइंस कह लें, एक्ट प्ले में से लाइंस कुछ ले ली जाएंगी, उनको मिला के स्टेंजास बना दिए जाते हैं। 5 स्टेंजास होंगे, जिनमें से कोई से 3 स्टेंजास आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। अब चाहे वो बेशक आप तीनों पोइम के कर लें, चाहे आप वन एक्ट प्ले का भी एक ले सकते हैं, 2 पोइम के, जो आपको सही लगे, लेकिन मैं बच्चों को ये मशवरा नहीं देती कि वो वन एक्ट प्ले के अटेम्प्ट करें। क्यों? क्योंकि वन एक्ट प्ले में आपको सीन का भी बताना होता है, आपको ये भी बताना होता है डायलॉग किसने बोला, कौन से सीन में बोला, कौन से एक्ट में बोला, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसको जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और कंप्लीट आप उसको नहीं जज कर सकते। और फिर राइटर का नाम। पोइम्स में ये आसानी होती है कि हम पोइम्स को इतना रीड करते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं पोइम्स को, तो हम पोइम्स को रीड करते हुए हम इतना ज्यादा उनको रीड करते हैं कि हमारे वो लाइंस ना हमारे माइंड में काफी हद तक बैठ जाती, हमें सेपरेटली उन्हें याद नहीं करना पड़ता कि अच्छा ये इस पोइम की लाइन है, इस पोइम की। अगर आप पोइम को पढ़ रहे हैं ना, मेरे साथ तो अभी तक यही हुआ स्टूडेंट्स को, कि जो स्टूडेंट्स पोइम पढ़ रहे होते हैं, उनको अगर 5 पोइम्स हो जाती हैं, 5 पोइम्स के बाद उनका एक टेस्ट होता है जिसमें उनकी लाइन्स की एग्जामिनेशन भी करवाई जाती है। टेस्ट सेशन में भी स्पेशली मैं इस बात को मेंशन करती हूँ कि जो पोइम का नाम और राइटर का नाम, पोइम का नाम और पोइम के राइटर का नाम, ये दो चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं, वरना लाइन आप लोग बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये कौन सी पोइम में से दी गई है। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, जो पोइम्स को सही तरीके से पढ़ते हैं, उनको रीड करते हैं, उनके बारे में उनके नोट्स प्रॉपर पढ़ते हैं, तो उनको कभी भी लाइंस को रिकॉग्नाइज करने में, पॉइंट्स में परेशानी नहीं होती। लेकिन वन एक्ट प्ले में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे गलत, या तो सीन गलत लिख देते हैं या फिर एक्ट गलत लिख देते हैं। कुछ बातें आप लोगों को भी मेरी समझ नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर लेक्चर लेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी, जब हम लोग वन एक प्ले पढ़ते हैं, तो कि आपने किस तरीके से और कैसे इसको अटेम्प्ट करना। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है शॉर्ट स्टोरी में से। शॉर्ट स्टोरी की एक बुक होती है जहाँ पे 15 शॉर्ट स्टोरीज आपको दी गई हैं, और वो तकरीबन पूरी आप लोगों को करनी पड़ती है, क्योंकि हम वन एक प्ले का पार्ट छोड़ देते हैं। पोइम के पार्ट, पोइम 23 होती हैं, वो 23 पोइम्स आप सारी करते हैं, उसके अलावा 15 शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, वो हमने कंप्लीट करनी है।
शॉर्ट स्टोरी क्या, एक क्वेश्चन वन एक प्ले और शॉर्ट स्टोरी में से मिला के उन्होंने आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब उनमें से एक वन एक प्ले में से होता है और 2 शॉर्ट स्टोरी में से होते हैं। तो वो जब आप 2 शॉर्ट स्टोरी के अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपके पास चॉइस तो नहीं होती, इसलिए हमें शॉर्ट स्टोरीज कंप्लीट करनी पड़ती हैं। पूरा कंप्लीटली हम उनको याद करते हैं। फिर आ जाते हैं पोइम के ऊपर। पोइम में से इसी तरह 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है और टोटल 20 मार्क्स का ही पार्ट होता है। और इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन होते हैं पोइम में से, उसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप कोई सा भी एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। फोर्थ पार्ट होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, या आप इसे प्रेसी भी कह सकते हैं, वैसे नॉर्मली इसे प्रेसी कहते हैं लेकिन होती वो कॉम्प्रीहेंशन की तरह। कॉम्प्रीहेंशन थोड़े से इजी वर्ड्स में होती है, प्रेसी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड में होती है। प्रेसी का मतलब होता है आपने शॉर्ट करना है, किसी चीज को ब्रीफ करके लिखना है। मतलब आपको 15 लाइंस दी गई हैं, तो 15 लाइंस को आपने ब्रीफ करना है, उसको मुख्तसर करना है, उसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं और उसको तकरीबन 5 लाइंस में करके कन्वर्ट करके अपने ऑन वर्ड्स में वो लिखना है एक पैराग्राफ की। उसे प्रेसी कहते हैं। और उसमें से कुछ चंद एक क्वेश्चन भी किए जाते हैं उसी पैराग्राफ से रिलेटेड, 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। 4 क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन प्रेसी का होता है कि इस पैराग्राफ की प्रेसी बनाए, यानी 15 लाइंस आपको दी गई हैं, उसको छोटा करके 5 लाइंस पर कन्वर्ट करें। और बाकी 4 क्वेश्चन उस पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं, जिसको तकरीबन अपने ऑनवर्ड्स में ही आंसर देना होता है। कॉम्प्रीहेंड प्रेसी को करने के लिए आप लोगों की क्रिएटिव राइटिंग बहुत जरूरी है। अगर आप लोग क्रिएटिव राइटिंग सही तरीके से नहीं करते तो आपको जो है यानी क्रिएटिव राइटिंग से मुराद मेरी ये है कि प्रैक्टिस, जब आप प्रेसी में जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रेसी की प्रैक्टिस के बगैर आप कभी भी पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और प्रेसी आपके पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 25 मार्क्स डिपेंडेंट है इस पे। फिफ्थ और फाइनल क्वेश्चन जो है वो होता है ट्रांसलेशन का। पूरा एक पैराग्राफ दिया जाता है आपको ट्रांसलेशन का, उसकी आपने उर्दू में दिया जाता है, उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। और ये भी प्रेसी और ट्रांसलेशन, ये दोनों चीजें आपको प्रैक्टिस से आती हैं। जितना ज्यादा आप इनका एंड के, और ये दोनों चीजें मैं मोस्टली एंड में करवाती हूँ ताकि बच्चों की प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो और पेपर आने के करीब तक जो है वो प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट कर सके। टेस्ट सेशन में भी इनकी प्रैक्टिस होती है और वैसे भी। अब आ जाते हैं पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 का जो है सेशन वो 2 के ऊपर, सेक्शन में 2 चीज आपकी बुक्स हैं। एक है मॉडर्न एसे की और एक है नॉवेल की। अच्छा, फर्स्ट जो पहले मैं आपको डेमो सेशन दे चुकी हूँ, उनमें मैंने आपको पार्ट 1 की स्टोरीज पढ़ाई थी, शॉर्ट स्टोरी के बारे में डिस्कशन की थी। लेकिन जो आज का सेशन है उसमें मैं आपको पार्ट 2 के थोड़े से नोट्स पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि पार्ट 2 के नोट्स में मैं आपको किस तरीके से क्या क्या प्रोवाइड करूंगी, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, किस तरह उन्हें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वो पीडीएफ की फॉर्म में होंगे, आपको प्रॉपर ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप लोग बुक नहीं भी लेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप खाली नोट से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। मॉडर्न एसे की एक बुक होती है जिसमें आपके 20 मॉडर्न एसेज होते हैं, जिसमें से आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, आपके पास इतनी चॉइस होती है। और ओल्ड मैन एंड द सी के जो है वो क्वेश्चन होते हैं अप्रोक्सीमेटली, इसके 30 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं 25 23 इस तरह करवाती हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अनइम्पॉर्टेंट है, अगर टाइम कम हो या शॉर्ट टाइम में हमने तैयारी करनी हो तो मैं वो क्वेश्चन छुड़वा देती हूँ, वरना अदरवाइज हम रीड सारे क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चंस में भी वही रूल्स हैं जैसे मैंने आपको नीचे लिखा है, 150 to 200 वर्ड्स हो। अगर वर्ड्स आप नहीं समझ सकते तो आप शीट की साइड्स को मेंशन कर लें कि 3 to 4 साइड्स का एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स। आपकी राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कोटेशंस आप प्रॉपर ऐड करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि एग्जामिनर आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स ना दे या आपको फील करे। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके पैटर्न के ऊपर। अ, हाँ जी, इसमें भी आपके तकरीबन 6 क्वेश्चंस होंगे। 6 क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडर्न एसे का, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन मॉडर्न एसे में से दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे। ईच क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा। सेकंड क्वेश्चन अभी नॉवेल में से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे सेकंड पार्ट में, उसमें से भी आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। फिर आ जाते हैं ऐसे के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे पार्ट 1 में आपकी प्रेसी 25 मार्क्स की होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका 1/4 पेपर उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह ऐसे भी ऐसे ही आपका 1/4 पेपर है जो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो रीड करें। आगे आ जाता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। आपके जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी ग्रामर, ये है आपका ग्रामर का पार्ट।
अगर आप ग्रामर को देखें तो ग्रामर में आपने ग्रामर का पार्ट आपने इसमें रीड करना है, सेंटेंस की करेक्शन करनी है। आप ग्रामर ग्रामर की जो मिस्टेक्स है ना वो आपने इसमें निकालनी है। ग्रामेटिकली एरर वाले आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको करेक्ट करके आपने लिखना है। ये भी आपको प्रैक्टिस से आएंगे। ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब दिए जाते हैं, ये भी आपको ईडियम्स वैसे आपको याद करने पड़ेंगे, इनको प्रॉपर आपके इसके नोट्स होते हैं। जो 5 पेपर में ईडियम्स दिए होते हैं वो दिए जाते हैं। लेटर्स लेटर्स के नोट्स भी होते हैं, लेकिन लास्ट में मैं आपको अनसीन लेटर्स की भी प्रैक्टिस करवाती हूँ, ताकि आप लोग अनसीन लेटर्स की जितनी ज्यादा, अभी जो लास्ट हमारा सेशन चल रहा है वो अब बुक्स भी खत्म कर चुके हैं, प्रॉपर ऐसे हैं, और हम ईडियम्स भी कर चुके हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी। अब जो है लेटर्स के ऊपर प्रैक्टिस हो रही है कि लेटर्स को, अनसीन लेटर्स को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। लेटर्स को अनसीन ऐसे हम प्रैक्टिस करते हैं कि मैं आपको 25 या 23-25 लेटर्स करवाती हूँ जिसके प्रॉपर नोट्स होते हैं। वो आपने लेटर्स याद कर लिए, उसके बाद मैं आपको कुछ अनसीन लेटर्स की 2 to 3 वीक्स तक प्रैक्टिस करवाती हूँ दे दे के, ताकि आपकी एक तो उससे क्रिएटिव राइटिंग इंप्रूव होती है, और आप लोगों को ये भी अंदाजा होता है कि अगर बाय चांस कोई ऐसा लेटर आ जाए जो कि अनसीन हो, बिल्कुल हमारे लिए नया हो, तो हमने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें हमने कौन सी ट्रिक्स यूज करनी है, कौन से चीजें हैं जो हमें मार्क्स दिलवा सकती हैं लेटर में, जो हमारी इंपॉर्टेंट है। अनसीन लेटर में हमने किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। बाकी मैं आपको बताऊंगी टेस्ट सेशन के बारे में, कि टेस्ट सेशन हमारा 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 15 अप्रैल तक इंशाल्लाह हम लोग सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। माइट भी पॉसिबल कि बिफोर 15 अप्रैल कंप्लीट हो जाए सिलेबस, लेकिन 15 अप्रैल तक हमारा टारगेट है कि हम लोगों ने इंशाल्लाह अपना सिलेबस आफ्टर ईद जो है कंप्लीट कर लेना है। और 15 अप्रैल के बाद, जब ईद के बाद सेशन स्टार्ट हो गए के बाद, तो आप लोगों के जो है पूरे टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो बच्चे अगर रेगुलर नहीं भी पढ़ना चाहते, या उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है और वो सिर्फ टेस्ट सेशन के लिए चाहते हैं कि हमारी एक प्रैक्टिस हो जाए, तो वो 15 अप्रैल से हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 15 अप्रैल से लेकर 31 मई तक हमारे 1.5 मंथ के जो है वो टेस्ट सेशन होंगे। उसमें आपको प्रॉपर टेस्ट जो है वो चेक होकर मिलेंगे, उसकी मिस्टेक्स भी बताई जाएंगी, और बहुत सारी जो है ट्रिक्स होती हैं, टर्म्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, वो भी साथ साथ डिस्कस की जाएगी, ताकि आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, बैक टू द नोट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि नोट्स किस तरह दिए जाएंगे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि मैंने आपका बीच में से निकाला है। ग्रैंडफादर जो है वो मॉडर्न ऐसे है जिसके ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, इनका सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कि रेगुलर सेशन ले रहे होते हैं, उन्होंने भी क्लास लेनी थी, इस वजह से मैंने वही चूज किया जो कि उन्होंने भी पढ़ना था। उन वो भी पढ़ लेंगे, साथ साथ आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस को और नॉवल को मैं किस तरीके से रीड करवाती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं माई ग्रैंडफादर, जो कि 7th मॉडर्न ऐसे है, उसका सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने ग्रैंडफादर का करेक्टर स्केच पढ़ा था, उसे आप करेक्टर स्केच भी कह सकते हैं, या ग्रैंडफादर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप उसमें वो सारे पुट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ग्रैंडफादर की करेक्टरिस्टिक्स, उनकी हैबिट्स, उनकी एक्टिविटीज, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और यीट्स के माइंड के ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा ये भी बताया गया। अब आ जाते हैं इस नोट्स के ऊपर। इस टाइम हमारे पास सामने नोट्स हैं, ये है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की जो कंपैरेटिव स्टडी है, उन दोनों की जिंदगी कैसी थी। ग्रैंडमदर एक बहुत पोलाइट शख्सियत थी, लेकिन ग्रैंडफादर वैसे बुरे नहीं थे, लेकिन यीट्स को ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत ज्यादा रोबदार है, या बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, और बोलना रोब रखते हैं अपना लोगों पर। हालांकि वो रूल्स रेगुलेशंस को ज्यादा फॉलो करते थे, डोमिनेंट तो वो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ के कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस बनाए हुए थे जिनको वो फॉलो करते थे, उसके बगैर वो अपनी जिंदगी को इमेजिन नहीं करते थे। हाँ जी, अब ये मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ इस क्वेश्चन की। Yeats grandmother was a gentle and kind lady. She was simple and innocent. She was kind to all her neighbors. She distributed clothes among the poor and the needy. She was very caring woman. Yeats की जो ग्रैंडमदर थी, हमें उन वर्ड से पता चल रहा है कि जेंटल थी, काइंड थी, सिंपल थी, इनोसेंट थी, काइंड, नेबर्स के साथ बहुत ज्यादा उनकी काइंड नेचर थी, और वो अक्सर नीडी और पुअर जो पीपल थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती थी, बांटती थी कपड़े। शी वॉज वेरी केयरिंग वुमेन, बहुत ज्यादा केयर करने वाली एक खातून थी। जैसे कि आप यहाँ एक सिंपल वुमेन को इमेजिन करते हैं, बिल्कुल वैसी उनकी करेक्टरिस्टिक।
डोमेस्टिक लाइफ में वो किस तरह थी? शी वाज अ डोमेस्टिक वुमन, शी लुक्ड आफ्टर हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन वेरी वेल, शी न्यू that her husband kept the hedge beside his bed to deal with the thief. तो ये बात जानती थी कि उनके जो हस्बैंड हैं वो हमेशा अपनी बेड की साइड टेबल पर एक कुल्हाड़ी रखते थे. शी वेंट टू सी हर हस्बैंड दैट नाइट with a candle that any of thief has been killed by her husband or not. एक दफा ऐसा हुआ था कि वो उनके हस्बैंड जो है वो रात को गायब हो गए थे, तो वो एकदम से कैंडल लेकर उनको देखने गई थी कि कौन सा चोर जो है वो उनके हाथों मारा गया था. अच्छा, इससे हमें पता चलता है कि जो ग्रैंडफादर है वो काफी गुस्से वाली नेचर उनकी है, कि उनकी जो बेगम है उनको हर वक्त डर रहता था कि कहीं मेरे शौहर के हाथों से कोई कत्ल ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइपर जो है वो रहते थे, और उनके गुस्से की जो आदत थी वो ज्यादा थी. कुछ चीजें हमें मेंशन नहीं की जाती, लेकिन इन चीजों का अंदाजा हमें कुछ एग्जाम्पल से या किसी चीज से हम लगा लेते हैं. अब जाहिर है वो क्यों रात को उठ के कैंडल की लाइट में देखने गई, और वो ये देखने नहीं गई कि मेरे हस्बैंड ठीक है या नहीं, वो ये देखने गई कि आज कौन सा चोर मेरे हस्बैंड के हाथों मारा गया या नहीं मारा गया. शी वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट द स्ट्रिक्टनेस ऑफ हर हस्बैंड, यानी वो अपने हस्बैंड की जो स्ट्रिक्टनेस थी, जो स्ट्रिक्ट नेचर थी बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा खौफजदा रहती. आर्टिस्टिक माइंड, उनका बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक माइंड था. कैसे? शी हैड एन आर्टिस्टिक माइंड. शी hung Chinese pictures and paintings of scenes of war upon the wall of the house. She also used to paint her favorite flower on rice paper. She was a true lover of gardening. She picked up her favorite flowers early morning before her house had grown upon her. यानी उनका ना, किस तरह से हम उनको आर्टिस्टिक माइंड कह सकते हैं? एक तो उन्होंने चाइनीज पिक्चर्स और पेंटिंग्स जो है सीन ऑफ वॉर्स की, वो अपनी वॉल पे लगाई हुई थी घर की. उसके साथ साथ वो पेंट भी यूज करती थी अपने फेवरेट फ्लावर के. शी ऑल्सो यूज टू पेंट अ फेवरेट फ्लावर ऑन राइस पेपर. राइस पेपर कहते हैं वो जो स्केचिंग के लिए हम रगड़ वाला एक पेपर होता है, उसके ऊपर वो स्केचिंग करती थी अपने पेंट्स के जरिए अपने फेवरेट फ्लावर्स की. वो गार्डनिंग की भी बहुत ज्यादा शौकीन थी. वो अपने उनके घर के आगे उन्होंने अपना गार्डन सा बनाया हुआ था, वो हर रोज सुबह वहां पे अपने फेवरेट फ्लावर्स को जो है वो तोड़ने के लिए जाती थी. इससे हमें पता चल रहा है पेंटिंग और फ्लावर्स का जो कॉम्बिनेशन है ना वो होता है कलरफुल. तो कलरफुल, जिसको कलरफुल चीजें पसंद होती है ना, उनका माइंड बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक होता है. Sober and refined. She had a sober and refined nature. She was kind to Yeats. Once she gave punishment to Yeats. एक्चुअली ही वॉज प्लेइंग विद अ सर्वेंट. वो बहुत ज्यादा सोबर भी थी और रिफाइंड नेचर, यानी जिसे कहते हैं ना आजाना किस्म की नेचर थी. वो यीट्स के साथ बहुत ज्यादा काइंड थी. रिफाइंड हम आजाना भी कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन जिसको कहते हैं. वंस शी गेव पनिशमेंट टू यीट्स. एक दफा उन्होंने जो है यीट्स को पनिशमेंट दी थी. क्यों? क्योंकि वो सर्वेंट के साथ खेल रहा था. द सर्वेंट पुल्ड आउट हिज शर्ट इन द ट्राउजर बाय वे ऑफ जोक. सर्वेंट ने जो है अपनी शर्ट को ऊपर की तरफ कर लिया था मजाक में. इन द ट्राउजर, पुल्ड आउट हिज शर्ट इन द ट्राउजर, यानी उसने ट्राउजर से अपनी शर्ट को बाहर निकाल दिया था, और मजाक में बाय द वे ऑफ जोक उन्होंने इसीलिए मेंशन किया हुआ है. एट दैट टाइम ग्रैंड मदर कम एंड गेव हिम मील इन हिज रूम ऑल अलोन. और उस दिन उन्होंने उसको अकेले कमरे में, अपने कमरे में खाना दिया था. दिस वॉज ओनली पनिशमेंट विच वॉज गिवन हिम बाय द ग्रैंड मदर. ये वाहिद पनिशमेंट थी जो कि ग्रैंडमदर की तरफ से उसको मिली थी. वी कैन सी द यीट्स ग्रैंडमदर वाज अ काइंड एंड इनोसेंट वुमन. अच्छा, उसने ना, अब आप ये देखें कि हम उनको सोबर और रिफाइंड तो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने पनिशमेंट उसको किस बात पे दी? इसलिए नहीं कि वो सर्वेंट के बच्चों के साथ वो सर्वेंट के साथ खेल रहा था, बल्कि इसलिए कि उसने सर्वेंट की शर्ट जो है वो ट्राउजर से मजाक मजाक में बाहर निकाल दी थी. यानी उनको ये चीज हर्ट की कि ये मिसबिहेव है, बच्चों को ये नहीं करनी चाहिए. उसको उन्होंने उस बात पे पनिशमेंट दी. हम उसको ये नहीं कह सकते कि उनको किसी बात पे गुस्सा आया, या उनको ये वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड पे रहती थी. बाज बच्चे ये जब मिसाल पढ़ते हैं तो वो ये समझ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. वो डिसिप्लिन नेचर थी उनकी, उनको हर चीज ऑर्गेनाइज चाहिए. और यहीं से उनकी जो है वो शुरू होती है. उनको उन्होंने कितना वेल ऑर्गेनाइज बच्चों को रखा होता है. जरूरी नहीं है कि अगर हम सर्वेंट के बच्चों के साथ बच्चों को अपने नहीं खेलने देते तो हम उनके बच्चों से नफरत कर रहे हैं, या हम उनको हकीर समझ रहे हैं. बल्कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हम उनके रूल्स या उनकी हैबिट्स को पसंद नहीं कर रहे होते हैं, और बच्चे जिन बच्चों के साथ खेलते हैं वो उनकी हैबिट जरूर अडॉप्ट करते हैं. इसलिए हम बच्चों को उनसे दूर रखते हैं कि वो उनकी हैबिट्स अडॉप्ट ना, उनको हमने अपने हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से ट्रीट करना.
जैसे कि एक सिंपल मदर को आप देख लें कि वो अपने बच्चे को बड़ा संभाल के रखती है, इस तरीके से कि वो किसी चीज में किसी गलत चीज में इन्वॉल्व ना हो, उनको बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं होने देती। अच्छा, अब ये नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंस के ऊपर। ये इतना तो था ग्रैंड मदर के ऊपर। अब आप ये देखें, ये क्वेश्चन अगर आप मिक्स करके लिखना चाहें तो जो फर्स्ट मैंने आपको पार्ट पढ़ना है वो है ग्रैंड मदर की नेचर के ऊपर। अगर करेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर कह देते हैं कि ग्रैंड मदर का करेक्टर स्केच लिखें, या वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि ग्रैंड मदर की नेचर की करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी, या वो आपसे ये पूछ सकते हैं ग्रैंड मदर की सोबर और रिफाइंड नेचर को बयान करें, या वो आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि ग्रैंड मदर जो है वो बहुत ज्यादा पोलाइट थी, या यीट्स अपनी ग्रैंड मदर के बारे में क्या फील करता था। ग्रैंड मदर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप फर्स्ट थ्री पेजेस जो मैंने भी आपको पढ़ाए हैं, ये आप ग्रैंड मदर की क्वेश्चन कोट कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंपैरेटिव स्टडी पे आ जाता है, यानी आप डिफरेंस जो इन दोनों की, अगर वो कहें कि ग्रैंड मदर और ग्रैंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे उसमें हम ये बताएंगे कि ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर का जो है रिलेशनशिप कैसा था। ये क्वेश्चन मैंने एक ही नोट में बनाया है, लेकिन पढ़ाऊंगी मैं इसको अलग अलग तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ आए कि ग्रैंड मदर का करेक्टर स्केच कौन सा है और डिफरेंस उनमें, उन दोनों ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के करेक्टर में डिफरेंस कैसा था, या उन दोनों की मैरिड लाइफ कैसी थी, या वो दोनों एक दूसरे के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी थी, किस तरीके से वो एक दूसरे को लेकर चलते थे, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नॉवल के क्वेश्चन के ऊपर। नॉवल का जो हमने आज क्वेश्चन पढ़ना है वो है सेंटियागोस कंपैरिजन विद अदर फिशरमैन। सेंटियागो का कंपैरिजन दूसरे फिशरमैन के साथ किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो वो इस क्वेश्चन में मेंशन है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही विद अ कोटेशन जो है मेंशन किया गया है, अलग से इसके प्रॉपर नोट्स हैं। आप इसको बुक से भी कर सकते हैं, मैं किसी बच्चे को बाउंड नहीं करती कि वो लाजमी मेरे ही नोट्स को फॉलो करे। अगर आपको इससे ज्यादा बेहतर कहीं से नोट्स मिलते हैं तो आप बेशक वो कर लें, लेकिन आपके क्वेश्चन में प्रॉपर कोटेशन, मार्कर का यूज, आपकी राइटिंग, आपके स्पेलिंग, आपके आइडियाज, सबसे मेन होता है इंपॉर्टेंट आइडियाज। अगर आपके आइडियाज प्रॉपर नहीं है तो आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आपके आइडियाज हर सूरत प्रॉपर होने चाहिए। अच्छा जी, मैंने वैसे पढ़ाना तो ये भी था, लेकिन 40 मिनट्स की मीटिंग होती है जिसमें तकरीबन 5 मिनट्स रह गए एंड होने के, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बीच में ही रह जाएगा। चलिए, नेक्स्ट डेमो सेशन जब मैं रखूंगी तो मैं उसमें जरूर कोशिश करूंगी कि मैं आपको नॉवेल का भी क्वेश्चन पढ़ाऊँ। इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे की कोई डिस्कशन करनी है या कुछ क्वेश्चन है माइंड में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो अटेंड नहीं किया ये लेक्चर, या किसी वजह से वो ज़ाहिर है, हर किसी की अपनी एक बिजी रूटीन लाइफ होती है, उसके मुताबिक वो चलता है। अगर वो उनका ज़हन में कोई भी कोई क्वेश्चन है या वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे सेपरेटली मैसेज कर सकते हैं। मैंने बीए के गाइड ग्रुप में अपना नंबर अलहदा मेरे पास, मेरा मेंशन है लिटरेचर ट्यूटर के नाम से। आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप बीए गाइड ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मैम अस्मा से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के जहन में है, कोई ऐसी बात जो मैं मेंशन नहीं कर सकती थी, डिटेल आप लोगों ने पूछनी है, या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ज़ाहिर है मेरे पास एक लिमिटेड टाइम एडिशन है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता सकी। अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन होगा या कोई क्यूरियोसिटी होगी कि ये चीजें हम लोग करवाते हैं, क्रिएटिव राइटिंग पर तवज्जो देते हैं, नोट्स कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको क्लास किस प्लेटफॉर्म पे दी जाएगी, ये सब क्वेश्चंस आप मेरे से ग्रुप में कर सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हर बात का आपको जवाब दूं। ओके स्टूडेंट्स, आज का डेमोस्ट्रेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग प्लीज मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।